और ठीक है, मैं आ जाती हूँ मेन सवाल पर। एहसान खालिद जी, ठीक है, मैं उस पर नहीं जाते हुए, देखिए सरकारें आती हैं जाती हैं पिछले कई सालों से, कभी किसी की सरकार कभी किसी की सरकार, लेकिन जब इस तरह के हादसे होते हैं तो फिर हम क्या सबक लेते हैं, ये बड़ा सवाल है। ठीक है अतुल जी, मैं अपने एक्सपर्ट के पास जाना चाहूंगी। एहसान खालिद जी, अब आपके पास आते हुए, चूंकि जिम्मेदारी के तौर पर सियासतदान तो आपस में लड़ेंगे, लड़ना उनका काम है, इस देश की राजनीति का चरित्र ही वही है, इस वजह से उस पर मैं बहुत ज्यादा नहीं जाते हुए, क्योंकि जिम्मेदारी ज्यादा होती है डीजीसीए की, जो लोग इस मामले के एक्सपर्ट होते हैं, जिनके ऊपर जिम्मेदारी होती है पूरे की पूरे मामले को ऑपरेट करने की, फ्लाइट के संचालन की। अब मैं उस पर आ जाती हूं, ये जो जांच चल रही है कितना वक्त लगेगा, अलग अलग जांच एजेंसियां जांच कर रही हैं, सच कब तक देश के सामने आ जाएगा? पूरा देश ये सवाल, इस सवाल का जवाब जानना चाहता है। देखिए, सबसे जो इम्पोर्टेंट सवाल आपने पूछा था, क्या दोनों इंजन एक साथ फेल हो सकते हैं? हाँ। वो अभी तक एक ही बार हिस्ट्री में है कि वो फेल हुआ, वो हडसन रिवर वाले में, जिसमें कि बर्ड स्ट्राइक रिस्पॉन्सिबल था। दूसरी चीज कि ये जहाज ना तो फ्यूल कंटामिनेशन की वजह से, ना किसी बर्ड स्ट्राइक, आपने जो उदाहरण दिया, क्या उसको पानी में उतारा गया था उस जहाज के, आप उसका जिक्र कर रहे हैं? जी ठीक है, उसमें दोनों इंजन एक साथ फेल हुआ था। उसके अलावा और हिस्ट्री में कोई इस तरह का एग्जाम्पल होता नहीं है। लेकिन अगर ये दोनों इंजन एक साथ फेल हुआ है तो इसके जो सबसे 90% चांस अगर हम कहें तो इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का हो सकता है। आपको याद होगा, ठीक 11 महीना पहले दुनिया के हजारों फ्लाइट्स कैंसिल हुए थे अमेरिका से लेकर यहाँ तक, और वो सॉफ्टवेयर बग था माइक्रोसॉफ्ट के सिस्टम में, और वो बग भी आया था साइबर सिक्योरिटी के कोडिंग अपग्रेड से। तो ये एक ऐसी चीज है कि जो कि जैसे जैसे कंप्यूटराइजेशन और ऑटोमेशन बढ़ेगा तो इन चीजों से आने वाले टाइम में ज्यादा तकनीकी खराबी आ सकती है बनिस्बत के मैकेनिकल या बर्ड या ह्यूमन फेलियर को लेकर के। सो इस चीज को नकारा नहीं जा सकता है, और इस चीज का पता कि इसके अंदर सॉफ्टवेयर से हुआ था या इंजन वाकई में फेल हुआ था, इसको कम से कम 7 से 10 दिन के अंदर में एक प्रिलिमिनरी रिपोर्ट तो आ जानी चाहिए जो ये कहे कि पावर था या पावर नहीं था, फ्लैप्स अपनी जगह पे था या नहीं था, लैंडिंग गियर लीवर अपनी जगह पे था या नहीं था। ये तो DFDR जैसे ही उसके डेटा को रिकॉर्ड कर करके आप उसको देखेंगे तो मोटा मोटी जो 5-6 चीज जिस पे हम लोग बात करते रहते हैं उसकी जानकारी आ जाएगी करीब 7 से 10 दिन के अंदर में। लेकिन एक जो प्रॉपर रिपोर्ट होता है जिसमें कि सारी जांच एजेंसी, क्योंकि ये जांच सिर्फ फ्लाइट सेफ्टी के हिसाब से नहीं है, इसमें हजारों करोड़ रुपए इंश्योरेंस कंपनी, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, इंडियन एयरलाइंस और लोगों का लगा हुआ है जान के अलावा। तो इसमें जो है इतनी एजेंसीज के लॉयर्स और उनके एक्सपर्ट्स होंगे कि हर एक चीज को पब्लिक में डिक्लेयर करने से पहले मल्टी एजेंसीज को अप्रूवल देना होगा, और कुछ ऐसे इंफॉर्मेशन होगा जिसको कि मैन्युफैक्चरर भी साझा नहीं करना चाहेगा और इंश्योरर कुछ चीजों को शायद वैसा मानने को तैयार नहीं हो। तो ये बहुत जटिल प्रोसेस है, 3 से 6 महीना लग सकता है, और इससे पहले मुझे नहीं लगता कि कोई भी इंक्वायरी कभी भी आई है 3 से 6 महीने से पहले। बिल्कुल, ये अहम जानकारी आप दे रहे हैं। 3 से 6 महीने का हमें लंबा इंतजार करना होगा, लेकिन देखिए सियासत पूरे मामले को, लेकिन रिटायर्ड जज या जज इसकी जांच करें, इससे क्या हासिल होगा? क्योंकि 3 अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां भी पूरे मामले की जांच कर रही हैं। अतुल जी इसका जवाब आगे देंगे, लेकिन देवेश अग्रवाल जी, अब मैं आपके पास आते हुए, देश में कुल बोइंग 787 जिनकी संख्या 34, जिनमें से एक की ऐसी हालत हो गई, अब 33 बची हुई हैं। वहीं अगर 787 ड्रीम लाइनर की मैं बात करूं, 2011 में सेवा में आया, 100 करोड़ से ज्यादा यात्रियों को एक से दूसरी जगह पहुंचा चुका है, 1175 से ज्यादा इसके जेट हैं, लगभग 50 लाख उड़ानें हैं, 3 करोड़ से ज्यादा उड़ान के घंटे इसने तय कर लिए हैं। अब मेरा सवाल है कि जिस समय हम लोग चर्चा कर रहे हैं, इस समय भी सेम सीरीज के कई विमान आसमान में होंगे जो यात्रियों को एक गंतव्य से दूसरे गंतव्य तक पहुंचाने का काम कर रहे होंगे, लेकिन बोइंग के इन विमानों को लेकर भी बहुत सारे सवाल मौजूदा वक्त में खड़े हो गए हैं। उनको कैसे एड्रेस किया जाएगा? अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी है, उसके कई विमान संचालित होते हैं, इसको लेकर देश के भीतर अलग अलग राय भी देखने को मिल रही है। देवेश अग्रवाल जी, आपको ऑडियो म्यूट है सर, प्लीज अनम्यूट करें अपने आप को। माफी चाहता हूं, मैं एक एहसान साहब का एक करेक्शन करना चाहता हूं। 787 में 2 बार ड्यूअल इंजन फेलियर हो चुके हैं, दोनों जापान के आसपास। आई थिंक करीब 2019 में एक जेट स्टार का फ्लाइट था सिडनी से ओसाका, और फिर एक
ऑल निपॉन एयरवेज का था। एक जो जेट स्टार का जहाज था उसमें यही जेनेक्स इंजन लगे थे, मतलब सेम ब्रांड। और जो ऑल निपॉन का था उसमें रोल्स रॉयस के इंजन लगे थे। सो ये है कि देखिए इंजन तो अलग अलग कंपनियां बनाती हैं, तो उसमें कुछ और ही इशू है, पर इतना मतलब फेलियर नहीं हुआ इस प्रकार की कि जो जहाज को ले गया जमीन में। और आपके जो सारे पार्टी मेंबर्स हैं उनको मैं बताऊं, मैंने आपके प्रोड्यूसर्स मैडम जी से भी एक डॉक्यूमेंट शेयर किया है। यूएन का एक ऑर्गेनाइजेशन होता है कॉल्ड ICAO, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन। उनका बाकायदा एक प्रोसीजर है कि कोई दुर्घटना भी होते हैं, जैसे ही है कि कौन कौन इस इन्वेस्टिगेशन बोर्ड में शामिल होगा ऑटोमेटिकली, और दूसरे देशों का भी हक है बोर्ड में शामिल होने का। ये जो इन्वेस्टिगेशन है, इंडिया में एक अलग एजेंसी है एयर एक्सीडेंट्स इन्वेस्टिगेशन बोर्ड, विच इज डायरेक्टली अंडर सिविल एविएशन मिनिस्ट्री। उनका डायरेक्टर जनरल होता है, वो इन्वेस्टिगेशन को लीड करेंगे। कोई जज को ये, दिस इज नॉट लाइक अ कमिटी ऑफ इंक्वायरी दैट इज, जो इसमें वो जज का मेरे समझ में नहीं आता है, क्योंकि इसमें बहुत तकनीकी जांच होगी और टाइम लगेगा, क्योंकि सारे टीम्स को एक साथ एक एक पेज पे लाना पड़ेगा। सब देशों से आ रहे हैं, DFDR उनके सामने खुलेगा, डिकोड होगा, बहुत कुछ आगे स्टेप्स हैं। ये कोई फायदा नहीं है। और एक चीज मैं आपको एक चीज बताऊं, देखिए ये थोड़ा सा कठोर सुनाई देगा, पर हम लोग एविएशन इंडस्ट्री में लिखते हैं, बोलते हैं कि हमारे SOP खून में लिखे हैं। अगर आप देखिए, पैनाम का बॉम्बिंग हुआ था स्कॉटलैंड के ऊपर, कनिष्का का बॉम्बिंग हुआ था एयर इंडिया का, कितने लोग मरे, उसका डायरेक्ट रिजल्ट आज हम देखते हैं कि हर बैग का एक्सरे होता है और हर बैग पैसेंजर से मैच किया जाता है कि अगर पैसेंजर, ये ICAO का कानून है कि बैग बिना पैसेंजर के प्लेन पे नहीं जाएगा। बिल्कुल। तो ये कानून कैसे बना? क्योंकि वो लोग मरे। पर एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन का मकसद यही है कि कैसे आगे बनाए। हम लोग आज सब बोलते हैं एविएशन इज द सेफेस्ट फॉर्म, सबसे सुरक्षित मोड है ट्रांसपोर्ट का। वो बना कैसे? क्योंकि पिछले 50-60 सालों में जितने एक्सीडेंट्स हुए हैं, से जो हम लोगों ने सबक सीखा है वही सबक हमने अप्लाई किया है, नया प्रोसीजर बनाया है, एग्जिस्टिंग प्रोसीजर को बदली किया है। ये सब चीजें, इन्वेस्टिगेशन का जो मकसद होता है वो किसी पे आरोप लगाने के लिए नहीं है, वो ये है कि ये एक्सीडेंट आगे अगली बार ना हो। बिल्कुल, ये बिल्कुल सही बात आपने कही है कि ये जो इन्वेस्टिगेशन होते हैं, राजकुमार भाटी जी, मैं आ रही हूँ उसके बाद आपके पास, फिर अतुल जी से भी हम जानेंगे, क्योंकि रिटायर्ड जज या फिर सिटिंग जज से अगर इस पूरे मामले की जांच कराई जाए, ये पूरा इतना टेक्निकल मामला है कि वो किससे किससे जानकारी इकट्ठा करेंगे। राजकुमार भाटी जी, जांच इसीलिए होनी चाहिए ताकि जो सच है वो सामने आए और दोबारा इस तरह की परिस्थिति नहीं बने, और उसके लिए बकायदा देखिए एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो, NIA, ATS, गुजरात एंटी टेररिज्म स्क्वाड, इसके अलावा अमेरिका का FAA, अमेरिका का ही नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड, ब्रिटेन का एयर एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्रांच, ये तमाम एजेंसियां जांच कर रही हैं। ऐसे में अगर अलग से ये मांग कर लिया जाना या फिर सिर्फ एक खाना पूर्ति करनी है पार्टियों की ओर से कि नहीं, इस घटना की जांच सुप्रीम कोर्ट के या तो रिटायर्ड जज करें या तो जज करें, खाना पूर्ति की कोशिश की जाती है क्या राजकुमार भाटी जी, विपक्षी दलों की ओर से भी? नहीं, देखिए इस घटना के दोनों पक्ष हैं। एक इसका तकनीकी पक्ष है, जो हमारे एविएशन एक्सपर्ट आपके शो में बैठे हैं, दोनों बात कर रहे हैं, उनकी बात पे हमें पूरा विश्वास है कि इसकी जांच ठीक से होगी और इसमें सारी कमियां ढूंढी जाएंगी और भविष्य में ऐसी दुर्घटना ना हो उसका भी इंतजाम किया जाएगा। लेकिन दूसरा पक्ष इसका राजनीतिक पक्ष है। राजनीतिक नेतृत्व की भी तो कोई जिम्मेदारी बनती है। ज्योत्सना जी ने बार बार आपके शो में कहा कि जांच होने दीजिए, इतनी जल्दी क्या है, आपको जांच रिपोर्ट आने दीजिए। हमें कोई जल्दी नहीं है, हम जांच रिपोर्ट का इंतजार करेंगे, लेकिन जांच रिपोर्ट से पहले जो सत्ता पक्ष की तरफ से गैर जिम्मेदार पूर्ण बयानबाजी की जा रही है, हमें उस पर आपत्ति है। जब एक पश्चिम बंगाल में एक पुल गिरता है तो हमारे प्रधानमंत्री बयान देते हैं कि ये ईश्वर की ओर से संकेत है कि सरकार को चले जाना चाहिए। जब अभी कर्नाटक में घटना होती है तो मुख्यमंत्री से इस्तीफा मांगा जाता है। जब दूसरे पार्टियों के शासित राज्यों में घटनाएं होती हैं तब आपकी जिम्मेदारी अलग तरह से सामने आती है और अब आप अलग तरह के बयान दे रहे हैं।
मैं ज्योत्सना जी से पूछना चाहूंगा कि पिछले 11 साल में एक भी जांच ऐसी हुई है जिसकी संपूर्ण रिपोर्ट, कंप्लीट रिपोर्ट सामने आई हो और जिसमें किसी को जिम्मेदार ठहरा गया हो, किसी से इस्तीफा लिया गया हो या किसी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई हो? यह जांच के नाम पे लीपापोती करना और मामले को ठंडा करना भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार की आदत बन चुकी है। ऐसा ना हो, केवल हम ये चाहते हैं। और इसमें राजनीतिक मुद्दों पे ध्यान देना बहुत जरूरी होता है। ऐसा ये नहीं कह सकते कि दुखद घटना हुई है और इसमें भी राजनीति कर रहे हैं। राजनीतिक नेतृत्व की जिम्मेदारी सबसे बड़ी होती है। नीचे जिनकी जिम्मेदारी तय होंगी उनकी तो होंगी, लेकिन राजनीतिक नेतृत्व को बहुत जिम्मेदारीपूर्ण बयान देने चाहिए। कम से कम ये कहना चाहिए था सरकार की ओर से कि किसी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा, पूरी कमियों की जांच की जाएगी, पूरी कमियां पता लगाई जाएंगी और भविष्य में ऐसी दुर्घटना ना हो, ऐसी कोशिश की जाएगी। ये कह देना कि ये दुर्घटना रोकी नहीं जा सकती, बहुत ही चिंताजनक बात है और बहुत शर्मनाक आपने और बहुत संवेदनहीन बयान है। पहले वो जवाब इसलिए हम राजनीतिक आलोचना में आ रही हूं आपके पास। ज्योत्सना जी, चित्रा जी, ये बात बिल्कुल मैं पहले आई थिंक फ्रॉम द फर्स्ट मोमेंट इन द डिबेट में वही बात बोल रही हूँ कि जांच की जा रही है और मैंने आपके डिबेट में अभी बोला है कि जो कोई भी इसकी जिम्मेदार है, जो कोई भी होने दो, चाहे वो इसकी किसी की भी नेग्लिजेंस रहने दीजिए, मिनिस्टर से लेके नीचे वाले ऑफिसर तक किसी की भी नेग्लिजेंस रहने दीजिए। जब जांच होगी तभी तो बाहर आएगा कि कौन है इसके पीछे, क्या हुआ, क्यों हुआ, पहली चीज। और दूसरी चीज चित्रा जी, बिल्कुल मैं उनकी बात भी मान रही हूँ कि गैर जिम्मेदार बयान दिए नहीं जाने चाहिए, बिल्कुल दिए नहीं जाने चाहिए। वाकई में उसमें अगर हम बोले तो कुछ सीएम ऐसे थे, जब उनसे पूछा गया, मीडिया ने उनसे पूछा कि भाई ऐसा एक एक्सीडेंट हुआ है, तो वो तो मीडिया के सामने हंसे, तो ये गैर जिम्मेदारी है। मैं तो ये बोल रही हूँ। और पहली चीज है, हमारे जो सिविल एविएशन मिनिस्टर है चित्रा जी, उनके खुद के पिताजी ऐसे दुर्घटना में गुजर गए, तो उनको तो बिल्कुल ज्यादा ही एम्पैथी है, क्योंकि ही पुट्स हिमसेल्फ इन द सेम शूज एज द विक्टिम्स टुडे। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड द पेन द विक्टिम्स आल्सो आर अंडरगोइंग। तो मैं यही चीज सबसे एक विनती करती हूँ कि इसको पॉलिटिसाइज न किया जाए। हम आज के तारीख में इसकी दुर्घटना की जांच होनी चाहिए, जैसे एक्सपर्ट्स ने बोला है, देयर इज अ टीम व्हिच डज दैट। AIB जो है व्हिच डज द इन्वेस्टिगेशन, उनको अपना जांच करने दीजिए। और सरकार ने भी एक हाई लेवल कमेटी बिठाई है इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन की, उनको भी उनका जांच करने दीजिए। बिल्कुल जो कोई भी इसके जिम्मेदार है उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई ली जाएगी, ठीक है, कोई इसमें कोई डाउट ही नहीं है। ABP न्यूज आपको रखे आगे।